धन से या फिर कुछ कारणों की वजह से, कुछ मतलब के लिए उनका शोषण किया जाता है। तो इसीलिए मधुमक्खी का संरक्षण जो हमने सब्जेक्ट लिया, और जैव विविधता जो है, मधुमक्खी ना ओनली एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती है, वो जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर काम करती है उसी तरह से फॉरेस्ट्री है और बाकी के चीजों को भी वो कंट्रोल करती है, उसका बहुत ही है। देर इज वन सेंटेंस जो मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुख से, उन्होंने एक ऐसा ही प्रोग्राम था, उनको आप इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सभी लोग पहचानते होंगे अच्छे तरह से। तो उनका एक सेंटेंस है कि भाई, इफ बीज डिसअपियर फ्रॉम सरफेस ऑफ द ग्लोब विद इन 3 to 4 year, मतलब देर इज नो बीज, नो पॉलिनेशन, नो फ्रूट्स, नो प्लांट्स एंड नथिंग। सीधी और सिंपल बात है कि उन्होंने कहा जिस दिन दुनिया की आखिरी मक्खी, जिसको मधुमक्खी बोला जाता है, वो जिस दिन नष्ट हो जाएंगी पृथ्वी से, तो हमें ये गोला बारूद, ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप ही पूरी की पूरी इको सिस्टम और पूरी डाइवर्सिटी कोलैप्स हो जाएंगी। और उस वजह से उसका जो रोल है वो काफी ज्यादा अहम महत्व रखता है अपने जैव विविधता में। अब ये जो जीव है इसे हम एक कीट बोला जाता है, मित्र कीटक, शत्रु कीटक। कल के सेशन में उसके ऊपर चर्चा हुई थी। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब है, उन्होंने अच्छे से बताया था कि फ्लाइज वगैरह ही होती है। जैसा एक बच्चा रहता है, उसमें अभी आप इतना अच्छा सुबह उठ के दिन की अगर शुरुआत हो रही है तो आरोग्य भी रहेगा, उसके साथ में अच्छे विचार भी रहेंगे, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, उस टाइप से। तो अगर मधुमक्खी जिस फील्ड में, जिस बायोडायवर्सिटी में कम हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, तो वो जगह कुछ दूसरे शत्रु कीटक ले लेते हैं, और वो काफी हानिकारक होता है किसानों के लिए। आज की एग्रीकल्चर का, मैं, बड़े बड़े महानुभाव है इसमें, और जो एग्रीकल्चर को बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैंने कल को ध्यान से पूरा सेशन सुना। और वैसे भी डॉक्टर साहब है, इन सब लोगों से मेरा परिचय हुआ है अल्पावधि में। तो ये काफी बड़े ज्ञान रखने वाले और ज्ञानी लोग हैं। तो इनका जो रिसर्च और सारी चीजें है, लेकिन मैं एक बोलना चाहूंगा कि इसका अंतिम जो सत्य है वो मधुमक्खी है। एग्रीकल्चर का बड़ा प्रॉब्लम मार्केटिंग, ये वो सारी चीजें है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में आज जो साइंटिफिक पॉलिनेशन होता है मधुमक्खी के द्वारा, उस न्यूट्रिशन जो बढ़ता है, कल न्यूट्रिशन की भी बात हुई, गेहूं के बारे में प्रोटीन इतना चाहिए वगैरह। लेकिन अगर हमें प्योर लेवल पे पॉलिनेटेड ग्रेन्स, पॉलिनेटेड दलहन, तिलहन, ये भी जो सारे हैं, ऑयल सीड्स वगैरह, तो इन सब का अगर गुणवत्ता बढ़ानी है, फ्रूट्स की गुणवत्ता बढ़ानी है, उनकी जेनेटिक डेवलपमेंट करनी है, तो विदाउट पॉलिनेशन वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और महत्व की बात है। अब इस अज्ञान की वजह से जो मक्खियां मर रही है, उसके बाद में उनका जो शोषण हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि दिन ब दिन मक्खियां कम हो रही है। तो आइंस्टाइन साहब का जो सेंटेंस था वो इसी के रिगार्डिंग था। और आज की परिस्थिति उससे भी कहीं जो ना मतलब है, उन्होंने तो भी 3-4 साल का टाइम दिया था, आज तो इतनी विपरीत परिस्थिति हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, या फिर ऑल ओवर स्टेट में देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो टेक्निकली इस चीज को जानते हैं। कई लोग जानते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली क्या करना है। आज का जो ये सेमिनार है, मेरे को जो समय दिया आयोजकों ने, हमारा जो भी, जितने भी है लोग, तो मैं बोलता हूँ कि आज ये सेशन होने के बाद में हर कोई कुछ ना कुछ लेके जाएगा। जैसे इसके ऊपर बड़ी बड़ी एजेंसीज काम कर रही है, उनके साथ मैं भी काम करता हूँ। जैसा नेशनल बी बोर्ड है, केवीआईसी है, केवीआईबी है, हर जिले में, तहसील में उसका ऑफिस है। लेकिन क्या उतने ट्रांसफरली वो काम हो रहा है? जैसा कल एक सवाल उठा था कि अगर विषैले दवाइयाँ, विष के पौधे, मतलब एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि ये इससे इतने आदमी मर रहे हैं, इतना ये हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, सारी चीजें, और एक तरफ उसी को बढ़ावा दे रही है, तो भैया गवर्नमेंट कैसा है, ऑल 4 लेवल पे सोचती है। मेरा भी वही सोच और मैं वही एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, कोई अलग नहीं है। लेकिन मेरे को मधुमक्खी की फिलोसॉफी से अगर जाऊंगे, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मधुमक्खी का ऐसा कहना है कि आप निगेटिव के बारे में, उसी की हत्या हम कर रहे हैं, उसी को मार रहे हैं, फिर भी वो अपने को शहद देती है, फिर भी अपने को उपज बढ़ाती है, सारी चीजें करती है। तो हमें बस एक ही बात करनी है, मधुमक्खी का संरक्षण करते हुए, ना कि उसका संरक्षण, हमारा खुद का संरक्षण। अगर वो मर जाएंगे तो हम बचेंगे नहीं, किसान नहीं बचेगा, ना कोई इंसान नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो करंट स्थिति है मधुमक्खी के बारे में, वो कोई मतलब ज्यादा अच्छी सोचने लायक नहीं है। तो इसके ऊपर अभी हम क्या कर सकते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो बहुत चल रहा है। आप देखते होंगे हजारों बक्सों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारी चीजें होती है।
लेकिन उसमें से कितनी मक्खियाँ बचती है, कितना आउटपुट उसमें से निकलता है। देयर इज़ अ गवर्नमेंट सम प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हनी मिशन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कितना मधु बना, कितना मधु है, 80% 70% जो हनी है उसमें अभी मिलावट आ रही है, वो भी चीज़ है। तो हम इसका कैसा सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसी का एक छोटा-सा प्रयोग है और मैं मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इसमें से हर आदमी ने क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा-सा एक बेसिक लेवल पे आते हैं, टेक्निकल पॉइंट पे, कि मधुमक्खी का रोल है, जब पौधा होता है, पौधे को फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद में जब उसको फूल आते हैं, वो यौवन अवस्था में आता है, तो उसका पॉलिनेशन मतलब उसका अ, जो परागकण की ट्रांसफर की प्रक्रिया है, वो कीटों के द्वारा होती है। अब वो हवा से भी होती है, वो आदमी का कुछ टच रहेगा उससे भी होती है, उसके बाद में पानी वगैरह स्प्रे स्प्रिंकलर इससे दिया जाएगा उससे भी होती है। लेकिन 80 टू 90% पॉलिनेशन डन बाय बीज। और बीज में वैसे हजारों प्रकार है, लेकिन मैं गिने चुने 5 प्रकारों की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो आपको होना चाहिए ज़रूरी। उस 5 प्रकारों में 2 जो मक्खियाँ आती है, वो जंगली टाइप की आती है। एक्चुअली मक्खी पूरी की पूरी जंगली रहती है, लेकिन मैंने उसका डिवाइडेशन किया समझने के लिए आसान रहे इसलिए। 2 जो है वो जंगली टाइप की मक्खियाँ रहती हैं और 3 जो मक्खियाँ रहती हैं, वो पालतू टाइप की मक्खियाँ रहती हैं। तो सबसे पहले हम जंगली टाइप की मक्खियाँ समझ लेते हैं, तो उसमें उसको भंवर या फिर डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा बोला जाता है, जो बड़ी मक्खी होती है, बहुत अग्रेसिव होती है और इस मक्खी के एक छत्ते के एक मक्खी को भी आप अगर छेड़ेंगे तो पूरा का पूरा छत्ता आपके ऊपर अटैक कर देता है। इसलिए लोग डर के मारे इसको जला देते हैं, इसको मार डालते हैं। एक भंवर का छत्ता अगर जलाया, मेरे दादाजी और दादी जी जब थे, तब वो कहते थे कि एक छत्ता जलाना मतलब 10 गाँवों को लोगों को मारने के बराबर का पाप है। तो हमारे धर्म में, हमारे इसमें जो कुछ प्रथाएँ, कुछ परंपराएँ लगाई, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जैसा एक छत्ता हमने जलाया, उसमें एक रानी होती है, कुछ 100-200 उसमें नर होते हैं और हज़ारों 9, 10, 15, 20 हज़ार उसमें मक्खियाँ होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, कोष होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक गाँव, एक सोसाइटी रहती है और जो रानी रहती है, वो उसका मुखिया रहती है। तो अगर हमने गलती से उसे आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो पूरा का पूरा कॉलोनी हो जाएगी। अभी आप बोल रही है अग्रेसिव क्यों? ये अग्रेसिव होती है, लेकिन 60-70 फीट के ऊपर ये सर्वाइव करती है। उसके बाद में 2 से ढाई किलोमीटर तक ये बायोडायवर्सिटी में जाके उसका पॉलिनेशन करती है। तो भैया एक मधुमक्खी का छत्ता, भंवर का जलाना मतलब लाखों रुपए का इंडिया का जीडीपी बैठाना, किसानों की आय कम करना, ये उसका इफेक्ट है मेरे हिसाब से। मतलब आप उसमें बहुत बड़ा लाखों रुपए का अगर कोई सोने का शॉप ये वो हो गया, तो वो नहीं हुआ जितना एक छत्ता जलाने से होगा इनडायरेक्टली। और हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे भी है, हर रात दिन ये काम चल रहा है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी हम सब महानुभाव की कि उसको रोकना चाहिए। अभी रोके कैसा? तो इसको जो जलाने वाले, मारने वाले लोग हैं, वो करते हैं सेहत के लिए, डर के मारे। अब भंवर की मक्खी अगर आप उसको अच्छे से ये करेंगे, मतलब उसको बड़े-बड़े पेड़ कुछ जगहों पे रखेंगे तो वो रहती है। उसको चाहिए ऊँची जगह, उसके बाद में वो कभी आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं आएँगी। जब उसको कोई छेड़ेगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई करेगा, तब वो करेंगी। करेंगी तो हज़ार लाखों में एक आदमी के ऊपर वो अटैक करेंगी, लेकिन वो जो बेनिफिट देती है वो लाखों करोड़ों में उसका काउंट ही नहीं हो सकता। तो ये हो गई भंवर मक्खी। अब इसका भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको अच्छी तरह से उसको कैसे करना चाहिए, उसका भी एक सूट आता है, ये अपन कर सकते हैं। ये पहली हो गई। इसमें से 20 से 30-40 किलो तक शहद 1 साल में मिलता है। हमारी एक विधि हमने डेवलप की है, तो उससे हम वही भंवर मक्खी से सीज़नेबल चांस पे हम उसका शहद निकाल सकते हैं और उसका छत्ता भी हम वैसे का वैसा कायम रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो सोसाइटी वगैरह में आती है, अभी कुछ दिनों लोगों के मुझे कॉल या फिर ये आएँगे, आते हैं, क्योंकि हमने पेड़ नहीं रखे तो वो सोसाइटी में घुस गए और हम ही कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये जानवर आ गए, बिबटिया आ गया, ये आ गया, अभी महाराष्ट्र में वो चल रहा है। तो मुझे बताइए, इसका कभी सर्वे नहीं हुआ, आप उनकी जगह में चले गए तो आपने कभी उसका ये नहीं किया। तो हमें क्या करना है, उनके लिए संरक्षित एक पेड़, हज़ारों पेड़ में से एक पेड़ बड़ा वाला छोड़ देना है। एक आधी बिल्डिंग में रहेंगे तो वो जल्दी से जाती नहीं। तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्ली कट करके पूरी मक्खियाँ पकड़ के उसको दूसरी जगह पे अपन रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक प्रयोग चालू है। तो इसके ऊपर काफ़ी प्रयास है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, ये जलाना, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये करना मतलब अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। तो ये हमारी पहली बात है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ये वो सारी चीज़ें अपन प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट भी उसकी किट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये पहली बात, भंवर है, भंवर से फ़ायदा है, पॉलिनेशन में बहुत अग्रेसिव है, इसीलिए इसको भी हमें कुछ लेवल पे बचाने की ज़रूरत है।
दूसरी मक्खी जो आती है, भंवर की जैसी ही रहती है, लेकिन भंवर का छोटा भाई। उसको फ्लोरिया या फिर फुलोरी महाराष्ट्र में बोला जाता है। अलग अलग जगह पे, जैसा गोंदिया वगैरह, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उसको मोतेल बोला जाता है। तो हर जगह पे, हर स्टेट का अलग नाम होता है। छोटी मक्खी होती है, एकदम छोटे छोटे छत्ते लगते हैं। हमारे बचपन में हमने देखा होगा कि 15-20 साल पहले इसके बहुत छत्ते थे। अब इसका छत्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये भी एक ही छत्ता बनाती है, और इसको कितना भी आप लाओ, घर में लाओ, जैसा आपने बोला कि भंवर को हमें या फिर डोरसेटा को हमें पालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो उसको पाल नहीं सकते, क्योंकि वो जंगल में ही रहेंगे। उसको घर में भी लाएंगे तो उड़ के वो जंगल में चली जाएंगी। अब दूसरी जो है फ्लोरिया, ये भी कांटों में, कहीं नल के ऊपर, कहीं जहाँ पे पानी रहता है उसके पास में ये सोसाइटी बनाती है। तो लोग बोलते हैं ये पानी पीने के लिए। अब मैं उसका आगे वो भी कारण बताऊंगा कि वो पानी के पास में वसाहत क्यों बनाती है। तो ये हो गया फ्लोरिया का। ये दो प्रकार हमारे हो गए। फ्लोरिया से हमें 2 से 5 किलो तक हनी मिलता है एक साल में। उसको भी पाल नहीं सकते, लेकिन उसको भी जलाना नहीं है, उसको झाड़ना नहीं है, उसको मारना नहीं है। तो वो जहाँ पे है, उसको रहने दो, उसको संरक्षण दो। अब उसमें से हनी कितना मिलेगा क्या, लेकिन पॉलिनेशन अगर आपका खेत के बाजू में वो है, तो आपका लाखों रुपए का वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो आप क्यों मार रहे हो उसको। ये हो गई बात। अब दो हो गई, अब बची है हमारी 3 मक्खियां, जिनसे हम उनको पाल भी सकते, पॉलिनेशन का बेनिफिट भी ले सकते, और हम 2 पैसे का मुनाफा भी ले सकते। वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसमें कौन सी है, तो उसमें सबसे पहली है जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है। जैसा उसका नाम है एपिस मेलिफेरा, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, बहुत जगह, राजस्थान वगैरह में ये परागियो फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इसको इटालियन मधुमक्खी भी बोला जाता है। अब इसका बक्सा रहता है, इसमें जो छत्ते रहते हैं वो 7 छत्ते रहते हैं। ये कैसा है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। जैसा कोई मतलब दंडवत है, प्रणाम, हम सो के हाथ जोड़ के पूरा दंडवत करते हैं, कोई ऐसा दंडवत करता है, कोई ऐसा करता है। तो ये उस टाइप का एक्चुअली वो शुक्रिया बोलना, भगवान को विनम्रता से अपना निवेदन सादर करना, यही उसका है, उस टाइप का है। तो इन लोगों में जैसे इनकी भी सोसाइटीज डेवलप हो गई। तो कोई ऐसा मंदिर बनाता है, कोई वैसा मंदिर बनाता है, कोई खड़ा गन लगाता है, कोई आड़ा गन लगाता है। वैसे इनकी सोसाइटीज डेवलप हुई, और ये लोग, मतलब ये कोई कीट नहीं है, ये इनकी संस्कृति है, इन्होंने डेवलप किया। इनका मैथमेटिक्स का पढ़ाई है इनका। अगर आप घर देखेंगे छत्ता, तो भैया इन्होंने मैथमेटिक्स का पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर भी जो नहीं कर सकता वो इन्होंने किया, एमएससी वाला जो नहीं कर सकता वो इन्होंने गोल करके देखा, ट्राइगोनल करके देखा, हेक्सागोनल। तो इस वजह से कम जगह में, कम लागत में हम कैसा घर बना सकते हैं, वो मधुमक्खी के पास में टेक्निक है। वो अपने आप में एक रडार है। उसको कहाँ से निकलती है, खाना कहाँ पे है, ये एकमेव कीटक है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज असाइन है। मतलब ये ऐसी बोलने की बात नहीं है। नोबेल प्राइज दुनिया का जो मतलब बड़ा पुरस्कार है, जो सीधी सादी बात को नहीं दिया जाता। तो नोबेल प्राइज मधुमक्खी की जब लैंग्वेज डेवलप हुई, वो अपने आप में बात करती है, जैसे हम बात करते हैं वैसे वो बात करती है। उसकी बात जो अभी हम ओम 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 अभी हमारा चल रहा था, वैसा वो उसको क्या बोलते हैं कि उनका एक साउंड होता है। आप मधुमक्खी जब देखते होंगे उसका आवाज, तो बूम बूम ऐसा, मतलब ओम का ही साउंड आप फील कर सकते हैं, उस टाइप से है। और ये परमेश्वर का काम है। तो इस तरह से अभी जो 3 मक्खियां हैं, इसमें से जो पहली है मेलिफेरा है, मेलिफेरा से 40 किलो तक, एक 5-10 किलो से 40 किलो तक फ्लोरा के हिसाब से। अभी मैं ऐसा डाइवर्सली क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये कि डाइवर्सिटी कैसी है उस वजह से उसका हनी मिलता है। इससे भी पॉलिनेशन होता है। ये मक्खी थोड़ी जैसा अपना होस्टन या जर्सी गाय जैसी रहती है, थोड़ी नाजुक रहती है। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें अडॉप्ट हो गई है, लेकिन उसके लिए हमें मतलब प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। उसको पूरा उसका ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड हमारे तरफ रहती है। ये एकमेव ऐसा व्यवसाय है, इसके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है, कोई गोडाउन की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है। एक छोटा बक्सा रहता है 2 फुट का, 2 बाय 1.5 फुट का, और उसी में उसका वो पूरा मतलब एक छत्ता करता है। ऐसे आप 10, 5, 20, 50 बक्सों से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कमर्शियली करना है। गवर्नमेंट भी इसको सब्सिडी देता है, और हर योजना में इसको फंड मिल जाता है, कोई उसकी दिक्कत नहीं। अब इसका जो शहद बनेगा, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का शहद बनेगा, क्योंकि बक्से में से जो छत्ते के ऊपर लगता है, जो फ्लोरिया का बनता है, जो डॉर्सेटा का, वही हनी, वही क्वालिटी का हनी इसका भी बनता है। सिर्फ इसमें दिक्कत एक है कि ये मक्खी थोड़ी नाजुक है, क्योंकि ये प्रॉपर हमारे यहाँ की नहीं है। तो हमारा टेम्परेचर है, उसके बाद में थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें उसका या फिर उसके जो शत्रु कीट है वो जरा उसके ऊपर अटैक कर, कुछ पंछी है जो इन मक्खियों को खाते हैं, खाली मक्खियों को ही खाते हैं, दूसरा कोई नहीं करते। तो उनसे हमें संरक्षित करना है। लेकिन इनका सबसे बड़ा शत्रु अभी तुम्हारे सामने बात कर रहा है, इंसान मधुमक्खियों का सबसे बड़ा आज के जमाने में खतरा बन चुका है। तो इसीलिए हमें इसका अवेयरनेस
और इसका जानकारी हजारों लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसीलिए यही प्रावधान करके मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कि इसकी जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो जाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा मेलिफेरा का। अब मेलिफेरा से हमें मोम मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, रॉयल जेली मिलता है, वेनम मिलता है, बहुत से पदार्थ उनसे मिलते हैं जो कि मतलब बहुत मूल्यवान है, उसकी बहुत डिमांड है। इसका कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं, अगर क्वालिटी है तो आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उससे दोगुनी डिमांड है मार्केट में, और मुंह बोला दाम है अगर क्वालिटी आपकी नंबर एक है। तो ये बात होगी। अब जो हमारा प्रशिक्षण है उसका जो मुख्य और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं घर पे या फिर हमें करना है, डॉक्टर साहब से, मैंने चौहान साहब से और इनसे बात किया, तो वो चीज है एपिस सिराना इंडिका। ये दुर्लक्षित मधुमक्खी की प्रजाति है। ये हमारी भारत की, इंडिया की मूल जाति है, और ये रहती है मटके में, किसी दीवार में, किसी में अंधेरी जगह में रहती है। ये खुद का घर खुद से नहीं बना सकती तो रहती है। तो हमें क्या करना है, उसको अगर वहां पे है कोई घर गिरा रहा है तो वहां पे हम अवेयरनेस करके आप संपर्क कीजिए, उसको वहां से निकाल के हम बक्से में रख सकते हैं। अब बक्से में रखने के बाद में उसके ऊपर पालतू उसको बना सकते हैं, मतलब जंगल में का शेर पकड़ के लाना, उसको घर में लाना, उसको थोड़ा खाना खिलाना, ये करना वो करना, वो अपने आप अपने को शिकार ला के देगा, सब करेगा। वो पॉलिनेशन भी करेगी, उसका हनी भी बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। उसे बोला जाता है एपिस सिराना इंडिका। महाराष्ट्र में इसको सातेरी बोला जाता है। अब कहीं पे सातेरी, सतेरी, जो भी है नाम आप समझ लीजिएगा इसका। और भी जानकारी या फिर जो भी रहेगा तो अपने क्रमश में मैं करूंगा, समय के अभाव से मैं मोटी मोटी में, तो इसका भी हमें क्या कर देते हैं कि उसको, हेलो, हेलो, उस चीज को दुर्लक्षित प्रजाति है, उस चीज को क्या किया जाता है कि मार दिया जाता है। अब मेरे को बोलिए, एक छत्ता अगर हमने किया, उसका एक बक्सा अगर बन गया, उसकी 5 से 6 हजार रुपए ये वैल्यू कुछ पकड़ लो। उस एक छत, हेलो, आवाज कुछ उस कट कट एक, कर। एक सेकंड, एक कॉल आया था मुझे, सॉरी। तो हम साल भर में 1 से 2 छत्ते बना सकते हैं, उससे 10 से 15 किलो हनी ले सकते हैं। और इस सिराना इंडिका का जो हनी है, 2 से 2,500 रुपए किलो तक हनी है उसका, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि इंडियन है, वो देसी गाय है, वो अपनी गौ माता। तो ये मेरा दूसरा उद्देश्य है हमारे प्रशिक्षण का। ये कैसे, और ये इंडिया में बहुत प्रमाण में, विपुल प्रमाण में अवेलेबल है, ये है मेरा रिसर्च। और मैं हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, एमपी में गया हूँ, जैसा राजस्थान में गया हूँ, इधर बहुत जगह पे अवेलेबल है। महाराष्ट्र में तो बहुत जगह पे है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में है, इधर छत्तीसगढ़ साइड में है। तो हमें इसका संरक्षण करना है, इनको करना है। बक्से इसके मिलते हैं, अपने पास में अवेलेबल रहते हैं, उसके थ्रू अपन वो काम कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, एक स्टिंगलेस बी करके बी आती है, देखिए पालतू वाली। तीसरी स्टिंगलेस, स्टिंगलेस मतलब जिस बीज को काटा नहीं होता, वो काटती भी नहीं। तो इसका काम महिलाएं, एसएचजी, छोटे बेचारे, मतलब बच्चे हैं, ये है, वो कर सकते। अब ये भी कहाँ पे रहती है, ये भी दीवार में रहती है, छोटा सा छेद रहता है, और वो छेद में रह के छेद में जाके वो काम करती है। और उस तरह से वो जो मक्खी है वो अपना पोलन और नेक्टर ये करती है। और वो उसका जो शहद है वो 3 से 4 हजार रुपए किलो तक शहद है। वो कट्टा और थोड़ा सा तीखा शहद, खारा शहद वो कलेक्ट करती है, लेकिन वो आयुर्वेद, यूनान मेडिसिन, इस हर चीज में वो यूज होता है। तो वो बहुत न्यूट्रिशियस, उसमें न्यूट्रिशन इतने बढ़िया है वो हनी में। तो और वो छत्ता पालना बोले तो कोई बड़ी बात नहीं। हम अगर एक गार्डन में वो छत्ता रख देंगे, हमारी इधर 1, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन है, वो 1 किलोमीटर का रेडियस में पूरा पॉलिनेशन करेंगी। आपको मिनिमम 30 to 40%, आई विल चैलेंज, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे ये। अब ये हो गया कि मतलब 2 प्रकार जंगली, उनको बचाना है, और 3 प्रकार की मक्खियां हम घर में लाके, पड़ोस में लाके, टेरेस पे पाल सकते, हमारा पॉल्यूशन बढ़ा सकते। अब हमें इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हमको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग होते हैं। गवर्नमेंट भी हजारों ट्रेनिंग करती है, लेकिन उस ट्रेनिंग में हमारे जो कंसेप्ट चाहिए वो हुए क्या। अब देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, जितने भी ज्यादा करके ट्रेनिंग होते हैं उसमें सिर्फ मेलिफेरा के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। ये जो 4 प्रकार बताए, इनको निग्लेक्ट किया जाता है, इस वजह से ये कंडीशन है। अब इसमें की वो आगे की बात मैं बोल रहा हूँ, मधुमक्खी से जो हनी निकलता है, हनी ये खुद ही अपने आप में दवाई है। तो मार्केट में जो हनी है, मार्केट में जो आ रहा है, अभी मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन जो मधुमक्खी पालक है, जो मधुमक्खी संरक्षक है, उसको हनी की क्वालिटी समझना चाहिए, हनी टेस्टिंग कैसे होता है,
प्योर हनी और फेक हनी में क्या फ़र्क है। उसके बाद में हमारी कुछ महिलाएँ-बहनाएँ इसमें मेरे को दिखी। तो हनी से हम बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसा मैडम ने हमारे वाशिम डिस्ट्रिक्ट से है मैडम पूसद से, तो वहाँ पे हमारा एक प्रयोग है, तो वहाँ पे हम हनी से बाय प्रोडक्ट करते हैं। मेरा एक वैल्यू एडिशन इन हनी एंड हनी प्रोडक्ट इसके ऊपर मेरा मास्टरी का है। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ उस विषय का। तो हनी से हमारा सिर्फ़ मतलब उसी के ऊपर चल रहा है कि हनी में क्या करना है, हनी में क्या करना है। हनी नहीं है, हनी से आगे दुनिया बहुत चली गई है। तो हनी के बाय प्रोडक्ट हनी से चॉकलेट बनता है, हनी से क्रीम बनता है, हनी से सोप बनता है। उसके बाद में हनी से और कई तरह के चीज़ बनते हैं। उसके बाद में मोम है, उसका वैक्स जो बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। वैक्स से दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का स्किन क्रीम बनता है, मधुमक्खी के वैक्स से। और खुद में ही वो वैक्स उसके घर के लिए वो वैक्स मतलब मधुमक्खी का सेमेंट, उससे वो घर बनाती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में प्रोपोलिस बनता है, प्रोपोलिस से ऐसी टैबलेट बनती है जो गैंग्रीन वगैरह जैसी बीमारियों में प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है। उसमें एंटीबायोटिक और बहुत से एंटी फंगस और वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके ऊपर इतना रिसर्च चला। उसके बाद में उसका जो वेनम है, उसकी भी टैबलेट्स, इंजेक्शन बनते हैं, वो लाखों रुपए किलो से जाता है। रॉयल जेली करके एक कंटेंट आता है जो मधुमक्खी अपने बच्चों को खिलाती है। जैसा समय के अभाव से मैं पूरा जीवन चक्र और वो नहीं बता पाया आपको, तो वो कितने दिन में होती है, कितने दिन में उसका बच्चा बनता है, बच्चा कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो रॉयल जेली मतलब आज के ज़माने में अमृत बोल सकते हैं। मरे हुए आदमी को खिलाएँगे तो वो आदमी पूरा मतलब एकदम चिर तारुण्य से भर जाएगा। तो इस तरह की उसकी सारी चीज़ें हैं मधुमक्खी की, इसका कोई आपको ये नहीं है। और पॉलिनेशन के अगर हम एक ही बेनिफिट लें, खाली पॉलिनेशन, तो उसका हो सकता है। तो मेरा एक ही निवेदन है आप सब लोगों से कि ये 5 प्रकार जो मैंने आपको बोले, इसका संरक्षण 100% होना चाहिए। अब फ्रूट कल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, आपका जो भी हो, उसमें आपको 100% बढ़ोतरी मिलेंगी मतलब मिलेंगी। और 1 या 2 बक्सा, 5 बक्से सँभालना कोई बड़ी बात नहीं। आपको प्रोफ़ेशनली करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन 2-4 बक्सों से भी आप अगर शुरुआत करेंगे, तो आपको उसको हैंडल करना कोई ज़्यादा ये नहीं है। एक लेडीज़ भी रहेंगी तो जैसा हम देव भगवान की पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, हम घर में उसको बक्से को रख सकते हैं। वो आराम से जाती है, 2 ढाई किलोमीटर का पूरा मतलब चक्कर लगा के वापस आती है। 2 हैंड ग्लोव्स रहेंगे, एक ऐसा बीवेल करके हमारा एक डिवाइस आता है वो रहेगा या फिर स्कार्फ अगर लगा के। और मधुमक्खी अपने मालिक को पहचानती है, वो स्मेल से पहचानती है। ये जो भँवर के बारे में बोला जाता है कि वो अग्रेसिव होती है, अटैक करती है, तो इसलिए अटैक करती है, उसको केमिकल या कोई टाइप का सिग्नल उसको अच्छा नहीं लगता। और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो कीटकनाशक और दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, तो वो अज्ञान की वजह से हो रहा है। जब लोगों को पॉलिनेशन का बेनिफिट और नेचुरली मधुमक्खी उनका यील्ड बढ़ाती है। अभी देखिए, परमेश्वर हमको कम नहीं देता, हमारी झोली फटी हुई है, ऐसा मेरा कहना है। तो फ्लोरा बहुत आता है, सारी चीज़ें होती है, खाद वगैरह उसमें तो हम बहुत रिसर्च लेवल पे चले गए और हम करते हैं। लेकिन उस फ्लोरा को अगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए प्रोडक्टिविटी में, तो हमारे ये सारे प्रयास मेरे ख्याल से व्यर्थ है। वो बीज नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, कहीं कहीं पे भी लगाओ, लेकिन जब तक आप उसका पोलन का सीज़न या फिर पॉलिनेशन का सीज़न अगर क्रैप नहीं करेंगे और वहाँ पे अगर मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी, तो वो फ्लोरा आएगा, उसके फूल बनेंगे और वो वैसे के वैसे झड़ जाएँगे। जैसा आप जो बोलते हैं अपन वो, उस तरफ से, तो उसका कोई बीज में होगा नहीं और जो भी बीज होगा, उस बीज का जेनेटिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा। उसमें जो उसकी मतलब क्या बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी रहेंगी वो एकदम ज़ीरो रहेंगी या फिर कम रहेंगी। तो ये है मेरा कहना है। आप सभी ने जो मुझे समय दिया डॉक्टर साहब हेलो, हेलो मैडम जी। समय है मेरे पास? हाँ है सर। थैंक थैंक यू। तो हेलो, अभी एक मैं एक मैं इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि जैसा हमने ये मोटे तौर पे जो 5 टाइप की बीज देखी वाइल्ड वाली और 3 पालतू वाली। तो आप सभी को अभी ये 3 बीज जो है, इसके अगर अपना ग्रुप वगैरह रहेगा उसके ऊपर मैं फ़ोटो-वोटो डाल दूँगा, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है। देखिए, परमेश्वर को देखना है तो आप अपने घर से, आपके मन से वहीं से देख सकते हैं। कोई मंदिर में या फिर कुछ जगह पे जाने की ज़रूरत है, नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन आपके दिल में आपके अंदर ही परमेश्वर है। तो मधुमक्खी को अगर आप देखेंगे तो उससे बढ़िया परमेश्वर का कोई अवतार नहीं है, परमेश्वर का काम नहीं है। मेरा काम है सुबह देख के जैसा आपने होम किया, तो मैं सुबह जब सुनता हूँ तो मेरी मधुमक्खी की आवाज़ ही सुनता हूँ। तो मेरे को पता है इसका काम मतलब परमेश्वर का काम, ईश्वर का काम, समाज का काम, धर्म का काम। आज गुरु के अवतार में आप देखते होंगे तो मधुमक्खी को वहाँ पे गुरु बोला गया है। 2000-3000 साल पहले
रशिया इजिप्ट में जो पिरामिड हुए उसके ऊपर मम्मी रहती थी, उसमें भोपड़ों में जाके हनी डालते थे। आज 3000 साल बाद इसने जो बनाया हुआ है मधु है, उसके मतलब स्फटिक बन गए। वो साइंटिस्ट लोगों ने लैब में चेक किया, हनी को कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती अगर वो ओरिजिनल है। उसमें अगर मिलावट है तो वो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये पहली बात। हेलो। शरद भैया माइक बंद करो। हेलो। उसके बाद में हमें ये बात हो गई संरक्षण की। अगर कि आपके आजू बाजू में बायोटिसिटी में एक सिराना इंडिका, एक स्टिंगलेस बी मतलब एकदम छोटी बी, जिसका एकदम छोटा सा छत्ता, वो एक नारियल के अपने जो पानी का नारियल है उसका पानी पी लिया, उस नारियल के मतलब खोल में वो रह सकती है। इतना छोटा उसका छत्ता होता है। और वो छत्ता बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कैसा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है वो सारी चीजें बता देंगे। हमें हनी से कोई लेन देन नहीं है, आपको निकालना है नहीं निकलना है, आप निकालिए, वो नेक्स्ट लेवल है। और मधुमक्खी में किसी को भी एक्सपर्ट होना है तो एक ही दिन में सारी चीजें नहीं सीखेगा। तो सबसे पहले हमें उनसे दोस्ती बनानी है, बक्से की इन्फॉर्मेशन देनी है, उससे बेनिफिट हमको 100% मिल जाएंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे बक्सा आएगा, 10 लोग हमको पूछेंगे क्या है, क्यों है, कैसा है, हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अपने आप मधुमक्खी के लिए रिस्पेक्ट हर लोगों में होगा। कोई जलाने वाला है, कोई मारने वाला, उसको थोड़ा सा दो बात अपन बता सकते हैं। अब साल भर में 6 महीने में सीजन में उसमें हनी भी पैदा होगा। अब रहा एक की मेरे को जो जनरल सवाल पूछा जाता है कि कीटनाशकों का स्प्रे हो रहा है और सारी दवाइयां हो रही तो क्या करें। तो मधुमक्खी खुद में होशियार है। मधुमक्खी इसलिए मर रही है, कीटनाशकों से मर रही है, 100% आई अप्रिशिएट। उसको कीट मार रहे, उसके दुश्मन मार रहे, वो उसकी स्टेबल भी है, उसको पता है। लेकिन वो मर रही है क्योंकि उसको रहने के लिए जगह नहीं। और वो मर रही है क्योंकि अज्ञानता की वजह से मर रही है। मूर्ख मानव मानव एक ऐसा प्राणी है, मतलब आपको मांसाहार करना है या नहीं करना इसके विरोध में मैं कभी नहीं हूँ। शेर भी मांसाहार करता है, उसका वो खाना ही है। लेकिन वो खाने के बाद में सो जाता है, उसके अंग के ऊपर से चूहा भी जाएगा तो उसको मारेगा नहीं। अब आदमी एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी इसको मैं बोल नहीं सकता इस भाषा में। आदमी इतना मतलब डेवलप प्राणी है कि आदमी खुद उसको खाता है, और खाने के बाद में अगर उसको पचाने के लिए वो शिकार करता है। तो मेरे ख्याल से शिकार जो है ये विकृति है। क्योंकि आपका पेट भरने के बाद में आप हॉबी के लिए, आप एंटरटेन के लिए किसी का जीव ले रहे हैं, तो ये हत्या है। ये फिर महावीर भगवान ने, गौतम बुद्धा ने, या फिर जो भी हमारे जितने भी महानुभाव हैं उन्होंने यही बताया है। ऐसा मेरे को, मेरे छोटे उपज का ये है। तो आप सभी लोगों ने इतना मेरा सुन लिया, इसमें और भी डीप लेवल पे अपन जा सकते हैं, और सब लोगों ने मुझे समय दिया। तो ये बहुत पुण्य का काम मेरे हाथ से हो रहा है। और मेरा किसान संगठन, उसके बाद में उनका कोलैबोरेशन करना, उनको पॉलिनेशन के बेनिफिट बताना। तो मेरा जैसा ओनियन में मास्टरी है, उसके बाद में अजवाइन है, सरसों है, ऑयल सीड हमारे महाराष्ट्र में और इधर खत्म हो गया अभी। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एक संगठन है, तो उसके ऊपर संयुक्त रूप से काम करता है, जैसा हम काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर काम होने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप इस अभियान में मुझे सहकार्य कीजिए। और आपका सहयोग अगर होगा, और इस वजह से अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक 5-10 छत्ते भी बच गए, तो मैं बोलता कि हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, इसमें कोई योगदान शुल्क की जरूरत नहीं। और हमारा एक, आप, मैं थोड़ा बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखता हूँ, तो आपने राजकुमार का एक कैरेक्टर देखा होगा, उसमें वो प्रोफेसर रहते हैं। और उनका एक डायलॉग है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो ये वाक्य मैं बहुत जगह पे लिख के रखता हूँ। तो ये वाक्य मेरे लिए नहीं है, मेरी मधुमक्खी लिए। तो मधुमक्खी का पूरा का पूरा वो भावनाएं वहाँ पे मैच होती है। वो ईमानदार रहते हैं, वो करप्शन वगैरह नहीं करते। तो उनके ऊपर वो जो पार्टी रहती है वो दबाव लाती है कि आप ऐसा करो, तो वो बोलता है मैं खुददार आदमी हूँ। तो मेरी मधुमक्खी वैसी है, उसको कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, लेकिन हम उसका विनाश करके अपना विनाश कर रहे हैं। तो ये काम कहीं तो भी रुकना चाहिए। अब इसके ऊपर आगे का प्रकाश मैडम आपको बताएंगी, और किसी के कुछ सवाल जी होंगे आदरणीय, तो हम उसमें कर बहुत सकते हैं। सुंदर थैंक यू आपका वेरी मच। ओ, व्याख्यान रहा। और हैंड रेस करें जिनके भी प्रश्न हो। और स्नेह जी अपने माइक म्यूट करें, आप म्यूट करें पहले। संजय बहन जी इनको म्यूट कर दें जरा। आदरणीय सुनील जी अपना प्रश्न। जी, सदन को नमन। आवाज आ रही है मेरी?
हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सदन को नमन। मैं ये जानना चाह रहा था कि जितने भी प्रकार की मधुमक्खियां हैं और उससे संबंधित और भी अन्य जो अ, ऐसे हम मधुमक्खी हैं, तो इनका संपूर्ण वैश्विक जगत में इनका क्या महत्व है? किस तरह से यह जैव विविधता में संवर्धन करती है, जैव विविधता बढ़ाने में इनका सहयोग रहता है? सुनील दत्त जी, इस पर वो मुख्य अतिथि जी ने सब बता दिया है, तो उस पर ज्यादा नहीं जाए। कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो उस पर बात करें, मैं समझ, क्योंकि विषय हमारे पास समय कम रहता है। हम वो बात करें जो प्रायोगिक हो, इसका कोई महत्व नहीं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। सदन को ना बहुत अब अच्छी चर्चा हुई है। अभी जैसे हम लोग ग्रुप में मिलकर के ट्राइकोडर्मा वगैरह बना, यदि चाहेगा प्रशिक्षण लेने के लिए तो वो उसका कितने दिन का समय होगा। दूसरी बात, हमारे नर्मदापुरम में कीटनाशक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, विशेषकर मूंग में। तो क्या कीटनाशक का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और क्या वो बक्सा रखेंगे तो सफल होंगे या नहीं? जी हो। पहली बात, दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, अभी पूरी दुनिया फटी हुई है, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि विस्तृत प्रकार से बताइए। मेरा लास्ट वाला जो शेर था, वो शेर ही उनका आंसर है। ये दुनिया ही मधुमक्खी की वजह से है, खत्म काम। मेरे को कोई एक्सप्लेन करना नहीं उसके बारे में। अभी ये मैं उनको लिटरेचर वगैरह भेजूंगा ये बात। अभी आपके दो प्रश्न है कि मेरा ग्रुप है, संगठन है। तो पहली बात, मधुमक्खी ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये अकेला आदमी नहीं कर सकता, या कर सकता है लेकिन उसे दिक्कतें बहुत होती है। सही बात। अगर ग्रुप रहेगा तो आपको 101% संपर्क करेगा, डॉक्टर साहब से आप संपर्क कीजिएगा। आपको पूरी जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन, हमारा आगे का अभियान वही है। हमें एक्टिव और प्रैक्टिकल मोड पे काम करना है, आपको 101% मिलेगा। आपने सवाल पूछा। अब दूसरी बात, ये है दिक्कत। तो आपके यहाँ पे मधुमक्खी का ज्ञान, मधुमक्खी के ऊपर इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा स्कोप है आपके एरिया में, इसीलिए वहां पे दवाई का, सारे चीजों का छिड़काव हो रहा है। तो हमें वहां पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, मधुमक्खी, किसी को नहीं बोलना है मधुमक्खी को बचाओ, मारो या फिर ये करो। उसके बाद में आपके सहयोग से, आपका 10-15 लोगों का भी ग्रुप रहेगा, तो उसमें मेरे को 10-20 एकड़, 15 एकड़ एक मिल जाएगा। हमारे पास में एक प्रोग्राम है, उसको बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, मतलब पूरी दुनिया तो नहीं बना सकते लेकिन अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते। उसमें बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे माननीय राजा जो है, छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने क्या किया, इंडिया भर में वो जो सारा चालू था वो नहीं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पीपल ने एक स्वराज्य जो निर्माण किया। और वो स्वराज्य ऐसा था कि वहां पे सारी चीजें थी, किसान खुश था, महिलाएं सुरक्षित थी, और उसके बाद में मैनेजमेंट प्रॉपर था। राज्य ज्यादा बड़ा कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि आज भी उनका नाम लोकशाही के इसमें लिया जाता है, आदर से। तो वही हमें करना है कि हमारी मधुमक्खियां वहां पे सुरक्षित रहे, वो चाहे 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलो, और ये बहुत पॉसिबल है। अब इन लोगों के ऊपर कीटनाशक जो वापर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उनको गाइडेंस नहीं है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। और हम नहीं बोल रहे, करके वो कर रहे हैं। कोई चोरी अपने आप नहीं कर रहा, उस बच्चे को अच्छे से परवरिश नहीं हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीमारी के ऊपर चर्चा करने से, बीमारी कहाँ होती है, क्यों होती है, उसी जड़ को मिटा दो। और जब हमारा ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगा, आपका मूंग की फसल होगी, उसके बाजू वाला स्प्रे करेगा, उसको कैसा करना है उसके ऊपर अपने पास में प्रोग्राम है, उसको डाइवर्ट करेंगे। वो नहीं सुनेगा, उसको छोड़ दो। लेकिन अपने 2 एकड़ मूंग में, 1 एकड़ मूंग में रिकॉर्ड ब्रेक फसल होगी, उसकी पब्लिसिटी होगी, वो आके देखेगा, अपने आप वो केमिकल छोड़ के अपने पास में आएंगे और अपने को बोलेंगे, भाई ट्राइकोडर्मा क्या चीज है मुझे बता, मुझे मधुमक्खी के बक्से दे, क्योंकि उसे ये पता है कि इससे रिजल्ट आएगा। लेकिन तब हम उसको कंपल्शन करेंगे कि हम, आपको अगर मधुमक्खी का रिजल्ट लेना है तो आपको ऑर्गेनिक के साथ में करना। ऑर्गेनिक और ये बोले तो एक ही मतलब मेड़ के 2 भाई है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से आपका सवाल का आंसर आ गया। थैंक यू। जी ओम, ठीक सर। हीलिंग, हीलिंग के नाम से आ रहा है, आप अपना प्रश्न करें। जी, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने शुरू में बोला एक पॉलिनेटेड अनाज, एक नॉन पॉलिनेटेड अनाज,
तो इसको आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं कि ये पॉलिनेटेड अनाज दाल है या नॉन पॉलिनेटेड है? और दूसरा क्वेश्चन में ये है कि पॉलिनेटेड अगर कोई व्यक्ति खाएगा और नॉन पॉलिनेटेड खाएगा तो उसमें क्या कोई डिफरेंस आ सकता है? और क्या एक दूसरा है कि जो अभी एक समस्या हो रही है, आईवीएफ बहुत बढ़ता जा रहा है और लोगों के साथ एक बड़ी समस्या हो रही है, तो क्या ये पॉलिनेटेड नॉन पॉलिनेटेड अनाज का कहीं ना कहीं कनेक्शन ह्यूमन बीइंग का जो इकोसिस्टम है ना, जो गड़बड़ा रहा है, जिससे कि आईवीएफ बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो क्या इसका कोई इंटरलिंक है? बस मेरा यही क्वेश्चन था। धन्यवाद। सर, इसका इतना है कि पूरा सेशन कम पड़ जाएगा, इतनी गंभीर समस्या है। मतलब जब हमको ये समझेगा ना, तो आप भी, जैसा मैं ये अभियान या ये काम कर रहा हूँ, जिस आदमी को वो समझ में आता है। अभी हमारा दुर्दैव ये है कि ये इतनी बेसिक, देखिए रशिया में अगर एक मधुमक्खी का छत्ता जलाए, माननीय पुतिन साहब, रशिया में अगर एक मधुमक्खी का छत्ता कोई कहीं से निकालता है, जैसे पाटिल साहब है, उनके घर पे है, उनको डर लग गया, उन्होंने जला दिया, तो उसकी फौजदारी स्वरूप पे इंक्वायरी होती है, उनको एक्सप्लेन करके देना पड़ता है। अब समझो आपके फ्लैट में लग गया, तो आपको फ्लैट खाली करके दूसरा घर मिलेगा। वो छत्ता होगा, उसका सीजन होगा, उसकी टीम आएगी, मेरे जैसे लोग आएंगे, उसको निकालेंगे, वो लेके जाएंगे, फिर आप आपके घर में रह सकते हैं। मतलब वो, दे आर सीरियस। इसराइल है, इसराइल की कृषि क्रांति बोला जाता है। क्यों है कृषि क्रांति? वहां पे 1-1 लाख का बक्सा, हमारा जो भंवर है, मैं अभी बोलते बोलते एक चीज मेरे को और बोलना थी, लेकिन समय के, काला जो भंवर आता है, जिसको भूंगा बोला जाता है अभी हर जगह पे, वो भंवर की लाख लाख 2-2 लाख की पेटियां ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करती है। इसीलिए उनका इतना क्रॉप होता है, इतना उतना एग्रीकल्चर आगे है, क्योंकि वो पॉलिनेशन के बेनिफिट्स उसके देते हैं। अब आपने बोला न्यूट्रिशन इफिशियंसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कल जैसा हमने, उसमें प्रोटीन इतना चाहिए उतना चाहिए, लेकिन चंदन का पौधा लगाएंगे, लेकिन चंदन में जो खुशबू निर्माण करने की है, वो परमेश्वर या कुदरत है। फूल का जो जन्म हुआ है, ना तो वो महिलाओं को गजरे में लगानी रहा हो कि परमेश्वर ने, हम इंसान खुद मतलब ही, हम परमेश्वर को अर्पण कर रहे हैं उनको कि भाई फूल लो, पौधे लो। परमेश्वर ने बोला जो मैंने बनाया हुआ है, उसकी रचना, उसका आप आदर करो। हम मधुमक्खी को मार के खुद का पाव तोड़ रहे, पाव नहीं गला तोड़ रहे हैं भैया। तो सबसे पहली बात है कि सिस्टम हमें कोई करने की जरूरत नहीं, हमारा रिसर्च पूरा फेल है परमेश्वर के सामने। उसी ने हजारों साल पहले मधुमक्खियां बनाई, वो जीव डेवलप हो गया, उसने पॉलिनेशन के लिए उनका रचना है। मधु फूल जो है वो ओनली मधुमक्खी के लिए बने हुए हैं। फूल क्या बोलता है, उनका उनका जो कनेक्टिविटी है वो देखिए, कि वो फूल बोलता है भाई आ जा। इंफ्रारेड रेड रेज में उनकी आंखें होती है, उनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं, स्मेल से करते हैं, लोकेशन से करते हैं। तो फूल उनको अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर है, वो आपके बाल में लगाने के लिए नहीं। उसके बाद में मधुमक्खी खाली वो फूल के ऊपर बैठती है, उसमें से नेक्टर उठाती है। नेक्टर माने गुड़, शुद्ध रस पानी का। उस रस को पेट में लेती है, उसके ऊपर प्रक्रिया करती है। ऐसा मेरा तुम्हारे इसमें, तुम्हारा इसमें, इसमें से कई मक्खियों को ट्रांसफर होता है। उसके बाद में उनके पेट में का एक एंजाइम उसमें मिक्स होता है, और वो जाके हनी बनता है। ये दुनिया की किसी फैक्ट्री में हनी नहीं बन सकता। और उस जो शक्कर थी, उस दिन डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, अगर हनी प्योर है तो डायबिटिक पर्सन भी डायरेक्टली हनी को कंज्यूम कर सकता है। ये जो ग्लूकॉन डी वगैरह, हम अभी देखिए मेरे से नाम निकल गया, हम जो बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी, ये फेक है, सारी चीजें झूठ चीजें है। ये खाएंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाए, वो शुगर है। इंस्टेंट हनी, इंस्टेंट हनी, मम्मी मेरे को एनर्जी चाहिए, तो आप 1 चम्मच हनी खाइए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि हनी बोले तो डायरेक्टली आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये पहली बात। अब दूसरी बात, आपने इफिशियंसी का बोला। हम जो फ्रूट खा रहे हैं, हम विदाउट पॉलिनेटेड फ्रूट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें जो जेनेटिक डेवलपमेंट है, देखो हमारे कुलाचार कुल बने हुए हैं, हम हमारे फैमिली में ये नहीं करते। फिश कल्चर है, उसका भी मेरा थोड़ा सा वर्क है, मैं उसमें बताता हूँ कि फिश में एक फिश और उसका मतलब बहन भाई रहेंगे या फिर अपने अपने ये रहेंगे, तो उनका वो क्रॉसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक डेवलपमेंट नहीं होता। हमारे इसमें भी वही लिखा हुआ है कि हम हमारे फूड में नहीं करते, हम दूसरे इसमें देते हैं, दूर के यहाँ पे शादी करेंगे, वहाँ की लड़की हम करके लाएंगे। सेम वनस्पतियों में कैसा है, उनका पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब एक खट्टा आम, एक मीठा आम, उनका क्रॉसिंग होगा, उसका ये होगा, तो जेनेटिक डेवलपमेंट होगा, उसमें नए गुण होंगे। मतलब माँ के गुण, दादा के गुण, काका के गुण। और ऐसा ये सृष्टि तभी है। तुम मैं यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी परदादाजी हमारा डेवलपमेंट हुआ है डॉक्टर साहब। तो ये डेवलपमेंट, ये पूरी पृथ्वी इसके ऊपर है। मतलब खाली उपज नहीं है, मधुमक्खी से आपको अमरूद 10 आ रहे हैं। अब मधुमक्खियां नहीं है, मैंने ब्रश से लगाया, ये लगाया, तो 10 के 20 आ जाएंगे, इट इज ओके। लेकिन खाली 20 नहीं आएंगे, उनका डेवलपमेंट का क्या, उनकी जो जेनेटिक डेवलपमेंट है वो नहीं होगी, वो रुक गई। और यही भीषण कारण है।
तो ये पृथ्वी नष्ट होने के लिए आइंस्टाइन साहब ने अगर ये स्टेटमेंट निकाला तो वो कोई पागल आदमी नहीं था, वो मैथमेटिशियन था। उन्होंने पूरा गिना कि एक बक्से में कितनी मक्खियां होती है, कितनी चक्कर मारती है, एक चक्कर में कितने फूलों के ऊपर जाती है। अब कितने फूलों के ऊपर जाएंगी, मधुमक्खी की जो पूरी रचना है वो एक भालू के जैसे रचना है, उसके पूरे शरीर पे बाल है। बाल होने की वजह से उसको पोलन ग्रेन अटैक होते हैं। देखिए वो नेक्टर ले रही है, लेकिन फूल के अंदर फूल क्या करता है, मतलब वहां पे कोरोना के वायरस डाल देता है। तो उसका जो केंद्रक रहता है वहां से मधुमक्खी के शरीर में वो पोलन, और मधुमक्खी वो पोलन भी खाती है अपने बच्चे को, हनी और पोलन के ग्रेन, पोलन मतलब वनस्पति का स्पर्म, तो उसको वो मिक्स करती है और बच्चों को खिलाती है। अब ये करते हुए जैसा चक्की वाला आदमी रहता है, पूरा उसका बॉडी के ऊपर कलर आ जाता है, वैसा होता है। और उस वजह से जेनेटिकली डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा बनता है। अभी आपने बोला मेरे को कि न्यूट्रिशियस फूड और ये, तो देखिए जो ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा लगेगा वो नॉन न्यूट्रिशियस फूड है। पॉलिनेटेड जो फूड रहेगा वो समसमान का या फिर शाइनिंग, उसका टेस्ट, अरोमा, ये जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा आपको। अब इसके लिए आपको कैसा थोड़ा सा ऑर्गेनिक का वर्क, या फिर ऑर्गेनिक में आप देखना चाहेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगी, जिस प्लॉट के ऊपर आपको मधुमक्खियां मंडराती हुई दिखेंगी आप उसको 100% बोल सकते हो। और जो एकदम ही शाइनिंग वाला रहेगा, एकदम ही ताजा रहेगा, तो वो समझ लो कि उसके ऊपर केमिकल का यूज हुआ है, उसमें कोई अरोमा नहीं रहेगा, क्वांटिटी रहेगी लेकिन क्वालिटी नहीं रहेगी। हमारे पुराने जमाने में हम देखिए अरहर की दाल खाते थे, माता जी चूल्हे के ऊपर वो रखती थी, उसका स्मेल आता था, आज क्यों नहीं आ रहा है? अभी आप 1 एकड़ का प्लान कीजिए, उसके ऊपर ऑर्गेनिक कीजिए, अपना जैविक खाद ट्राइकोडर्मा ये यूज कीजिए, और 2-4 बक्से रखिए, सेम वही अरोमा, वही माता जी की खुशबू आपको अगर नहीं आई तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ। मतलब सब पॉसिबल है सर, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। आपको इसके बारे में ज्यादा सहयोग मिलेगा सर, मैं करूँगा। थैंक यू। अगले क्रम में शशिकांत जी, आप अपना प्रश्न करें। जी, मेरा प्रश्न है कि बरसात में मक्खियां जैसे अपन पालते हैं तो वो किसी न किसी वजह से, कीड़ों की वजह से वो खत्म हो जाती हैं, तो इसका बचाव कैसे करें हम लोग? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। मक्खियां खत्म नहीं होती, देखिए उनके विश्व निर्माता, उसके विष्णु भगवान हम हैं, उसके शंकर भगवान हम हैं, अगर आप मधुमक्खी पालक कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 दिन का प्रशिक्षण नहीं, ये नहीं, वही सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला कि हम साले खाली सवाल नहीं पूछ रहे। सबसे पहला मैंने मोरल इस प्रशिक्षण का दिया, आधे घंटे का 1 घंटे का आपने जो मूल्यवान समय दिया, तो हम सबको पहले मक्खियां जैसा भी है शुरू कर दो। तो हमको पहले मक्खियां देखना है, आपके फूल के ऊपर आएंगे, आप अभी सुबह जाएंगे, अभी मक्खियां हो गई 4 बजे 5 बजे चालू हो जाती है, टेम्परेचर के ऊपर थी। तो आपने मेरे को सवाल पूछा कि किस तरह से हम कर सकते हैं, सही बात है ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हेलो ज्यादातर हेलो। प्रायः बरसात में मक्खियां एकदम खत्म नहीं होती, मतलब वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं। हाँ, तो दो दो उसके कारण मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मक्खी एकदम से कभी नहीं जाएगी। तो अभी मेरा एक स्ट्रक्चर है जो मैं प्रशिक्षण देता हूँ या फिर जो करता हूँ, तो हमको उस बक्से को, जैसा आपने अभी एक बक्से से चालू कर दी, इस लेवल पे हम बात करते हैं, तो मेरे को क्या करना है, तो सबसे पहले उसे दिन में 2 मिनट का समय देना है। जैसा भगवान को हम पूजा करते हैं, नमन करते हैं, बस उतना ही, एक श्लोक बोलते हैं, उतना ही। हर रोज सुबह जाके उस बक्से को हमको देखना है कि मक्खियां अच्छे से बाहर आ रही है क्या, अंदर जा रही है क्या, कितनी बाहर जा रही है, कितनी अंदर आ रही है, आज 4 बजे गई, कल 9 बजे गई, ऐसा क्यों? तो उनका सारी चीजें, वो आलसी नहीं रहती, उनका कोई प्रोग्राम का नहीं, उनका शेड्यूल रहता है, सूरज निकल गया बाहर निकलो, लेकिन कब, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर अगर ज्यादा लो है तो वो 10 बजे भी 11 बजे भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनके बच्चे रहते हैं, बच्चों की परवरिश उनको करना रहती है। बाहर जो जाती है वो वर्कर मक्खियां जाती है। अब बाहर जाएंगे और मक्खियां आएंगी, आप बोलेंगे सर मेरी मक्खियां बिना काम किए साली बाहर जाती है और अंदर आती है, कुछ नहीं लाती, ऐसा नहीं है। उनके पेट में नेक्टर रहता है, पोलन रहता है, वो 2 चीजें लाती है, उसके पास में बाकी कुछ नहीं रहता। ये हो गई बात। अब आपको वो आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं आपको एक शीट बना के देता हूँ जिसमें हमको हर दिन क्या क्या एक्टिविटी करना है वो। अब 10 दिनों के बाद में हमको बक्सा खोल के देखना है। तो 10 दिनों के बाद में आप जब देखेंगे तो समझो एक्स नाम का एक बक्सा आज की तारीख में 1 दिसंबर को आपने रख दिया 2025 को, और 10 दिसंबर को आपने उसको चेक किया, तो आपको ऐसा समझ में आया कि यहाँ पे खाना कम है। अब ये बक्सा रखा हमने, जैसा एमपी में रख दिया, एमपी में कोई जगह है आपकी, वहां पे आपने रख दिया,
तो आप बोल रहे हैं कि सर 1 तारीख को तो मक्खियां जोर से जा रही थी, आज कम जा रही है, मतलब कोई तो भी दिक्कत है। तो 10 दिन में वो बच्चे का चेकअप होना ही चाहिए। अब उसमें या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, मतलब मेरा वजन बढ़ेगा या मेरा वजन घटेगा। वजन बढ़ गया मतलब एमपी का जो लोकेशन है वो बक्से के लिए बढ़िया क्वालिटी का है। तो अब अगर हम यहाँ पे 10 बक्से भी रखेंगे, 20 बक्से भी रखेंगे, उसमें हनी बनेगा, उसमें मक्खियों की बढ़ोतरी होगी, और हमें हनी से कोई लेन देन नहीं। मक्खी अगर बढ़ेंगी 24 घंटों में 2000 से 3000 अंडे यही एक मक्खी देती है। तो मेरे को बोलिए ऐसा कोई बिजनेस है जो इतनी पैदावार कर पाता है? 500 देंगी, 1000 देंगी, लेकिन इसमें कुटुंब नियोजन है। अगर खाना अवेलेबल होगा, टेम्परेचर अवेलेबल होगा, तभी वो अंडे देंगी, नहीं तो बिल्कुल एक अंडा भी नहीं देंगी। तो ये भी उसका मधुमक्खी का है। तो ये हो गया। अब 10 दिन की इसमें एक रिपोर्ट बनता है इसका कि कितने छत्ते पे मक्खियां है, ये बक्सा डेवलप हुआ या नहीं डेवलप हुआ, अब मक्खियां भाग क्यों जाती है। तो ये जो मधुमक्खी पालक रहते हैं, इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें ये बातें स्किप की जाती है। उनको ये बताया नहीं जाता कि रोज इस बक्से को देखना है। रोज मैंने कितना बोला, सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट। उसके बाद में कोई चींटियां लगी क्या वो देखना है। अब आप दोपहर को भी देख सकते हैं 2 मिनट। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हॉबी भगवान की एक ऐसा, मतलब उसको नजर के सामने रखिए, अच्छी जगह पे रखिए, ये हो गई बात। अब उसके ऊपर अगर कोई चींटियां लग गई, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, 10वें दिन के टेस्टिंग में जब हम उनकी पूरी छत्ता टू छत्ता तपासनी करें, उसमें रानी है क्या, अंडे दिए क्या, उसमें कोई बदलाव हो गया क्या, कोई कीट अंदर घुस गया क्या, कोई छिपकली घुस गई क्या, कोई कीड़ा घुस गया क्या, तो वो जब देखेंगे तो उसमें उसका पूरा रिपोर्ट, हनी बन गया क्या, शहद कौन सा आ रहा है, पोलन किस चीज का आ रहा है, कोई किस फसल को क्या आ गया, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप बक्से में सारी चीजें चेक कर सकते हैं। क्योंकि वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आजू बाजू का पूरा सर्वे आपको करके देती है मक्खी, वो हर जगह से वहां से उठा के लाती है। तो ये हो गई बात। अब ये अगर करेंगे तो 90% आपकी मक्खियां भागना बंद हो जाएगी। इसके बावजूद भी मक्खियां भागती है, तो या तो वो लोकेशन उनके लिए ठीक नहीं है, या तो उनका कोई केमिकल का वहाँ पे बास है, कोई टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये ना के बराबर है। ये 10%, 90% प्रॉब्लम इस वजह से आते हैं, वो मधुमक्खी पालक, वो प्रशिक्षक वहां पे जाता ही नहीं। उसको मैं पूछता हूँ, जी चल जान दे, हो गया, खत्म हो गया, सच में बता ये लास्ट टाइम बॉक्स देखा था? तो बोलता सर 1 महीना हो गया, दिसंबर में लिया, मैं नवंबर में गया था। तो ये है उसकी सच्चाई साहब। तो यही हमें रोकना है, और इसी वजह से आ रही। इसका अनुभव आप अगर जो मैंने बोला, सिराना इंडिका और स्टिंगलेस आपके एरिया में है, आपका डालिए, डॉक्टर साहब चौहान साहब से आप संपर्क कीजिएगा, उसका मैं बताऊंगा। जब आपको मक्खियां दिख जाएंगी, मक्खियां दिख जाएंगी मतलब ये साइन है कि आपकी जगह मधुमक्खी पालन के लिए, देखिए गवर्नमेंट का भी एक सर्वे है, आपकी जगह पे मधुमक्खी पालन का उद्यान, अरे भाई काय का उद्यान कर रहे हैं? अगर उद्यान नहीं होता तो खेती नहीं होती, कृषि नहीं होती। अभी देखिए, मैंने आज मेरा वर्कशॉप हो, आपकी आंखें खुल गई। आप जो खाना खा रहे हैं साहब जी, उसमें से 80% खाना मधुमक्खी की वजह से आ रहा है। आपकी थाली में से 80% थाली मधुमक्खी की वजह से है। मतलब पृथ्वी के जो 4 पाव है ना, उसमें से 3 पाव मधुमक्खी ने पेले हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, जो किसान केमिकल यूज करता है उसके भी खेत में मधुमक्खी जाती है। लेकिन क्या होती है, जो नॉन केमिकल वाले को रिजल्ट मिलता है, वो केमिकल वाले को मिलता नहीं, और उसमें मक्खियां कम होगी। अब मक्खी कब जाएंगी? पागल नहीं है, मक्खी को जब कोई खाने का स्रोत अवेलेबल नहीं होगा तभी जाएंगे, नाइलाज से जाएंगे। अगर हमने अच्छा पानी का स्रोत रख दिया तो मक्खी वहां पे कभी नहीं जाएंगे, वो पागल नहीं है, उसको तो सारी चीजें समझती है भैया। ठीक है, ओके सर। जी प्रश्न 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 सिंगोरिया जी, पवन कुमार सिंगोरिया सर का है। सिंगोरिया जी अपना प्रश्न करिए। पवन सर को ले लीजिए, पवन सर। हाँ जी, पहले पवन सर बोल दीजिए और फिर बाद में बाकी अन्य। जी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं आज के मुख्य वक्ता, उनके द्वारा जो मधुमक्खी के ऊपर उन्होंने आज वक्तव्य दिया है, उनका अभिनंदन है, क्योंकि ये मधुमक्खियों के ऊपर हमने पूर्व में भी चर्चा की है, और मैंने भी इसको अपने एक कविता के रूप में लिपिबद्ध किया है अपनी किताब में। और उसमें वही चीज आज आपने कहा है कि मधुमक्खी भी उठा रही है प्रकृति का बोझ, कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाती है परागन की खोज। ठीक है, मधुमक्खी मेहनत कर रही है लगातार, इसके बल पर हो जाती है खेती 25 बार, मतलब 25% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल और अंत बिल्कुल। में है, अगर हो जाएगी पृथ्वी मधुमक्खी से खाली, सोचो कितने साल बजा पाओगे तुम ताली। तुम ताली बजाते हैं तो कितने साल बजा पाएंगे ताली। तो आज आपने वही बात कही, हमारे रिमाइंड हो गया है, इस सदन को रिमाइंडर मिल गया है कि मधुमक्खी के बिना हमारा जीवन 5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला, खेती नहीं चलने वाली, आप कुछ भी कर लेंगे।
तो हमारे भोजन की जो थाली है वो थाली विहीन हो जाएगी और हम नहीं बच पाएंगे। आज आपने बहुत अच्छी तरह से कहा है, आपका अभिनंदन है। और मुझे ये लगता है कि आपने जो 5 तरह की प्रजातियां हैं उसका भी जब हम मापन करते हैं और खेत में हम देखते हैं, तो अगर खेत में हमारे वास्प आ रहे हैं जो कि शहद का काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर है कि हमारी खेती प्राकृतिक हो रही है, जैविक हो रही है। वो बहुत सरल तरीके से हम अपने खेत में माप करके मधुमक्खी के बल पर भी, और ये मधुमक्खी जो है ये हमारे एक साथी आए थे, उन्होंने बताया कि मधुमक्खी हमारा प्रतिनिधि है आसमान का। जिस प्रकार जमीन में गाय हमारे प्रतिनिधि है जमीन की, और केंचुआ है हमारे जमीन के अंदर का, तो ये तीनों प्रतिनिधि के रूप में है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत है। और अगर ये इनके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम समग्र रूप से इस पृथ्वी का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। अब मैं ये आपसे निवेदन है कि आज तो हमारा समय लगभग पूर्ण हो गया है, लेकिन हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो अलग अलग तरीके के, जैसे मेलिफेरा सबसे ज्यादा हमारे मैदानी क्षेत्र में होती है, एपिस इंडिका जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में होती है। मैं इसलिए उसको जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड में कई साल पहले। तो उसको मैंने देख रखा है कि कैसे वो घरों में उसके जाले बनते हैं, कैसे उसके साथ करते हैं, कैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी संख्या कम हो गई है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो हमारे इन प्रत्येक मधुमक्खी के ऊपर अगर हम एक सेशन मेलिफेरा के ऊपर ही रखते हैं आने वाले दिनों में, तो वो एक बहुत अच्छा हमें उसका एक मार्गदर्शन होता है, और उससे संबंधित हमारे बहुत सारे प्रश्न हम फोकस कर पाएंगे कि हम मेलिफेरा के ऊपर बातचीत करें। मेलिफेरा को आपको माइग्रेट भी कराना पड़ता है, तो उसकी अपनी एक समस्या होती है जो कि किसान को करना होता है, वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क होता है। कई सारे लोग माइग्रेशन की समस्या की वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अकेले काम करते हैं। अगर वो कई सारे लोग मिलकर के काम करें तो माइग्रेशन का जो खर्चा है और उसका जो कार्य है वो सबके बीच में बांटा जा सकता है। तो लेकिन जो इंडिका है उसको आपको माइग्रेट कराने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है कि मधुमक्खी की जो नेचर है वो अलग अलग है, और उसकी हमारी जलवायु के आधार पर भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा जो मैंने अनुभव किया, वो ये है कि उसको लगातार साल भर तक के उसका हमारा भोजन का चक्र क्या बनेगा? मतलब वहाँ पर कौन-कौन सी फ्लोरा है, उसका जब तक कि हम चक्र नहीं बनाएँगे तब तक के कुछ समय आपको फिर चीनी खिलानी है। तो चीनी खिलाना तो कोई प्रैक्टिकल अच्छी चीज़ नहीं है, आइडियल स्थिति नहीं है प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं। तो मेरा अनुरोध ये भी है कि ये मेलिफेरा के का जो चक्र बनेगा, ये चक्र कैसे बनेगा, और उसके लिए फ्लोरा का इंतजाम के लिए हमारे किसानों को क्या-क्या करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, और हमारे क्या अनुभव हैं अभी तक के, उसके बारे में एक दिन आप अलग से बताने का कृपा करें जब भी इसका समय निश्चित होगा। तो एक तो ये हो गया अनुरोध। दूसरा मेरा अपने योगाहार के सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है। निवेदन यह है कि एक खुशी की बात भी है कि आज हमारे योगाहार का 1699वाँ दिन है, और कल का दिवस जो है वो 1700 दिन होगा हमारे लगातार कार्य करने का, लगातार इस तरह से चर्चा परिचर्चा करने का। तो कल का सत्र क्या रहे इसके ऊपर भी अगर हमारे पास समय है तो कुछ साथियों के विचार भी उसमें ले लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो कल राकेश कुमार जी का, आर्य जी का सत्र है, जो कि भारतीय संस्कृति के ऊपर लगातार पिछले 1.5 साल से हर एक थर्सडे को सेशन ले रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और चर्चा करनी है, कुछ और बात होनी है, तो उसके लिए भी कल का सत्र ओपन सत्र के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसा मेरा निवेदन है, और इसको कह के मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। और अगर आज के हमारे कोई प्रश्न छूट जाते हैं, कोई साथियों के प्रश्न हैं, तो उनको हम एक दिन और जब भी उचित समय है तो उसको ले लेंगे। जी, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सुझाव, मार्गदर्शन, और साथ में कल हमारे 1700 दिन पूरे हो रहे योगार कार्यक्रम पर, इस पर भी हम विचार करेंगे। और मगर हमारे 8 बज चुके हैं, हैंड राइज बहुत है आज हमारे मुख्य वक्ता के संदर्भ में। तो मेरी विनंती है मुख्य वक्ता जी से कि एक दिन फिर से हम योगाहार कार्यक्रम में मिलेंगे। आपका जब भी समय हो
तो आप बताते जाइए, यानी शुक्रवार को अगर होगा तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और कल का अगर होगा तो कल भी हम बता सकते हैं। तो आज 8:01 हुआ है। बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन रहा, और मैं अपने सिंगुरिया भैया से निवेदन करती हूँ कि इस चर्चा सत्र को आज 8 बजे हम समारोह की तरफ चले। आदरणीय सिंगुरिया जी। जी, सदन को सादर नमन। आज के योग सत्र के योगाचार्य आदरणीय श्री राव जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और हमारे श्री मधुमक्खी पर जो हमारे मुख्य वक्ता जी ने जो अपना संभाषण दिया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने सबके स्क्रीनशॉट निकाल दिए हैं, और जब हमारे मुख्य वक्ता जुड़ जाएंगे जी तब हाँ। मैं सबके नाम लेकर जिनके प्रश्न हैं पहले ले लूंगी। जी ओम, चर्चा होगी। जी ओम। मैं अपने पूरे ग्रुप से निवेदन करता हूँ कि सर ने के लिए जो भाई तैयार होंगे उनके साथ मिलकर के एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाए और बक्से को आगे रखा जाए। जिस तरह से हमने ट्राइकोडर्मा के लिए प्रयास किया है, उसी तरह से इस कार्य की प्राथमिकता के आधार पर हम सब लोग मिलकर स्वीकार करें तो हमारे योगाहार की एक और बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा निवेदन है। जी ओम, सभी को प्रणाम। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक बहुत अच्छा माध्यम रहेगा अपने कृषि को बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा आज आपका अनुभव प्राप्त हुआ हम लोगों को, बहुत धन्यवाद आपको। आज हम लोग भी जैसे सेम की खेती करते हैं तो उसमें बहुत मधुमक्खियां रहती हैं, तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि वो डंक मार देती है तो उसका कोई इमीडिएटली इलाज है क्या? थोड़ा सा कुछ लगा दें या ऐसा कुछ, तो वो हम पूछ ही नहीं पाए, नंबर नहीं लग पाया। तो हमारी बल्लरों में काफी नेचुरली होती है, बहुत छोटी वाली मधुमक्खी, तो वो अधिकतर बल्लर तोड़ने में डंक मार देती है वो, तो वो उसके लिए कुछ ऐसा कुछ है थोड़ा सा? एक्चुअली जो सर, लगा दे एक्चुअली उन्हें आराम लगे। बी वेनम थेरेपी है, जो कि पूना में हमारे एक डॉक्टर साहब है, वो चलाते हैं। तो वो एक मक्खी काटने के 500 रुपए लेते हैं। जी 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 जी। तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन मिल रहा है। आप फंडिंग अगर करना चाहो तो मैं चौहान साहब से बोल के हम करवाऊंगा। वो बहुत सेहत के लिए अच्छा है, आपको नेचुरली फ्री से, लेकिन मक्खी उसमें मर जाती है। ये एक विनोद की बात हो गई। अब काटने का ऐसा है सर कि वो आपके यहाँ पे मक्खियां, तो आपको लाखों रुपए का वैसा ही फायदा हो रहा है। आप ये सोचो कि ये मक्खियां और कैसे बढ़ेंगी। नहीं, हमें मक्खी सर, हम तो मक्खी पालने के उसमें रहते हैं, हम लोग तो जैविक तरीके से करते हैं और उन लोगों को हमने पाल रखा, हमें शुद्ध शहद भी मिलता है ना। हम तो ये चाहते हैं कि जिसको जैसे काट लिया ना तो उसको थोड़ा सा आराम लग जाए, थोड़ी देर के लिए वो बेचैन हो जाता है। उसके ऊपर सोडा जो रहता है ना, अपना बेकिंग सोडा, जी जी जी, उसका घोल बना के वो जो जहाँ पे काटा वहां पे तुरंत लगा दीजिए। तो वो क्या रहता है, बी का जो वेनम रहता है वो एसिड रहता है जी, तो वो तुरंत घुल जाएगा। या फिर उसका मेडिसिन वगैरह भी आता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये नेचुरल भी करेंगे तो तुरंत अगर होगा तो बहुत उसका इफेक्ट आएगा आपको। और मैं तो बोलूँ ना करे तो बहुत अच्छा है, उसके फायदे ज्यादा है। क्योंकि उसका देखिए डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स होगा। उसके फायदे अगर बोलूंगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। उसका बॉडी डिटॉक्स होगा, बीपी कंट्रोल में होगा, थायराइड कंट्रोल में होगा। इतने उसके बेनिफिट है बी वेनम के। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी 500 रुपए कॉस्ट है एक मक्खी काटने की, तो आप उसके ऊपर अंदाजा लगा लीजिए। तो सर हमारे यहाँ तो अगर ऐसा कुछ है तो वो तो काट लेती है, अगर मतलब इजीली, बहुत बढ़िया।